हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे शेयर मार्केट की पाठशाला 11वें पार्ट में टाइप्स ऑफ स्टॉक इन इंडियन शेयर मार्केट। हम इस पार्ट में ये देखेंगे कि हमारे इंडियन मार्केट में कितने टाइप्स के या कितने प्रकार के स्टॉक्स होते हैं। हमारे जो इंडियन शेयर मार्केट के स्टॉक्स होते हैं वो 11 टाइप के बेसिकली होते हैं। जो पहला स्टॉक है वो है ब्लू चिप स्टॉक्स, सेकंड लार्ज कैप स्टॉक, मिड कैप स्टॉक, स्मॉल कैप स्टॉक, ग्रोथ स्टॉक, वैल्यू स्टॉक, डिविडेंड स्टॉक, डिफेंसिव स्टॉक, साइक्लिकल स्टॉक, पेनी स्टॉक, ईएसजी स्टॉक्स। अब ये 11 टाइप्स के स्टॉक्स हैं। इनके नाम हमें जानने से क्या फ़र्क पड़ता है? क्या फ़र्क पड़ता है कि वो ब्लू चिप है, लार्ज कैप है या मिड कैप है या डिविडेंड है, डिफेंसिव है? क्या फ़र्क पड़ता है दोस्तों? फ़र्क पड़ता है। अगर आपको ये पता है कि आपने जिस भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रखा है उसकी वैल्यू अगर 5 से 10% 2-4 दिन में कम हो जाए तो आपको थोड़ी सी आपकी धड़कनें बढ़ने लग जाएंगी। आपको ये लगने लगेगा कि अरे यार, मैंने अभी तो स्टॉक में इन्वेस्ट किया था और ये स्टॉक गिर गया। लेकिन अगर आप ये जानते हो कि आपने जिसमें इन्वेस्ट किया है वो ब्लू चिप स्टॉक है और उसमें 5 या 10% की गिरावट आई है, तो आपको क्या सोचना है? या यूँ कहें, आपने जिस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया है वहाँ पे 5 से 10% की गिरावट आई है और वो एक पेनी स्टॉक है, तो उसमें आपको क्या सोचना है? अगर ब्लू चिप स्टॉक है, लार्ज कैप स्टॉक है और वहाँ पे 5 से 10% की मूवमेंट आई है तो आपको निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जो ब्लू चिप या लार्ज कैप के स्टॉक्स होते हैं वो थोड़े मजबूत होते हैं, वो फंडामेंटली स्ट्रांग होते हैं। उनमें अगर 5 से 10% की गिरावट आ भी जाती है टेम्प्रेरी, तो वो उसे आसानी से रिकवर कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर आपने इन्वेस्टमेंट पेनी स्टॉक में कर रखा है तो आपको वही 5-10% कब 20 से 30 या 40% की गिरावट दे दे आपको समझ में भी नहीं आएगा। कभी कभी ऐसा हो जाएगा कि आप उसी स्टॉक में लेकर फंस जाओगे, अटक जाओगे। तो जब आपको पता है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट की है वो पेनी स्टॉक में की है या लार्ज कैप में की है या जो भी टाइप्स होते हैं उनमें की है, तो आपका जो ये डर होता है, जो ये खतरा होता है, आपके लिए टल जाएगा ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक टाइप को समझते हैं। तो जो पहला टाइप है वो है ब्लू चिप स्टॉक। दोस्तों, ब्लू चिप स्टॉक जो स्टॉक्स होते हैं ना, ये आपके हाथी की तरह होते हैं। अगर आप इनका फाइनेंशियल जो कंडीशन देखेंगे, इन कंपनियों का अगर आपको बुक वैल्यू पढ़ने आता है, आपको इसकी फाइनेंस थोड़ी सी जानकारी है, तो आप देखोगे कि इनका प्रॉफिट, अर्निंग वगैरह, मैनेजमेंट सब सॉलिड होता है। ये जो स्टॉक होते हैं ना, ये धीरे धीरे चलते हैं और कभी ये इतना घबरा कर, पैनिक में आकर, या शेयर मार्केट में जो भूकंप जैसा कभी कभी आता है ना कि गिर गए, टूट गया, बर्बाद हो गया, ये आप इन स्टॉक में नहीं देखोगे कि ये कभी लोअर सर्किट पे मार रहे हैं या कभी अपर में मार रहे हैं। ऐसा जल्दी आपको देखने नहीं मिलेगा। कभी कभार आपको अगर ये देखने मिल भी गया तो ये जो स्टॉक है ये रिकवर कर जाते हैं, ये आसानी से अपने आप को बचा लेते हैं। और आप सोचिए, आपका इन्वेस्टमेंट अगर ऐसे स्टॉक में लगा, मान लो आपने हाथी की सवारी की है, तो आपके डिफेंस के चांसेस ज़्यादा हैं कि आपको कोई भेड़िया आकर नोच कर खा जाएगा। तो इतना ही समझ लो इसी एग्जांपल से कि आप अगर ब्लू चिप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो आप एक हाथी की सवारी कर रहे हो। इन स्टॉक के मैं कुछ नाम दे देता हूँ। HDFC बैंक हो गया, टाटा कंसल्टेंसी या TCS हो गया, रिलायंस हो गया, ये थोड़े से तगड़े स्टॉक्स होते हैं। इनमें अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो थोड़े आप सेफ महसूस करोगे। नेक्स्ट जो टाइप है वो है लार्ज कैप स्टॉक। जो लार्ज कैप स्टॉक होते हैं ना, वो 20,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन से बड़े होते हैं। यानी इनकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होती है वो 20,000 करोड़ से ऊपर होती है। तो जिनको ये नहीं पता कि मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होती है, उनको मैं बताऊंगा कि स्टॉक की जो वैल्यू होती है और जो आउटस्टैंडिंग शेयर होते हैं उनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो उस जो स्टॉक है उसकी आपको वैल्यू समझ में आ जाएगी कि वो कितने हज़ार करोड़ की वो कंपनी इस वक्त है। तो 20,000 करोड़ यानी बहुत अमाउंट होता है। तो इतनी बड़ी कंपनी को कोई मैनिपुलेट करना ईजिली कर नहीं पाएगा क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा। तो 20,000 करोड़ की कंपनी को मैनिपुलेट करना जब प्रॉब्लमेटिक है, तो आपका पैसा अगर उसमें लगा है तो आपको भी मैनिपुलेट करना है, उसके लिए मुश्किल होगा ना। ऑपरेटर आपको प्रॉब्लम में डाल ही नहीं सकता अगर आपका इन्वेस्टमेंट किसी लार्ज कैप या ब्लू चिप में लगा हुआ है। तो इसके लिए आप कभी भी इन्वेस्ट जो करना है उसमें अगर आपका पोर्टफोलियो मेंटेन करना है तो आप 10 से 15% मान के चलो कि आपको इन्हीं लार्ज कैप या मिड कैप में होना चाहिए। इसके कुछ एग्जांपल हैं, इन्फोसिस, ICICI बैंक और हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड।
नेक्स्ट जो टाइप आता है वो है मिड कैप के स्टॉक। मिड कैप के जो स्टॉक होते हैं ये बेसिकली 5,000 से लेकर 20,000 करोड़ का जो इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है। इसके कुछ एग्जांपल है बजाज होल्डिंग, क्रॉम्पटन और अशोक लेलैंड। ये स्टॉक अगर आप समझना चाहो कि आखिर मिड कैप स्टॉक किस तरह से एक्ट करते हैं तो ये जेब्रा की तरह होते हैं, खाते तोड़ा है और भागते ज़्यादा हैं। यानी आपको मिलेंगे सस्ते में, ज़्यादा महंगे मिलेंगे नहीं, पर जब भागेंगे तो आपको लगेगा कि घोड़े की चाल से भाग रहे हैं। तो जो मिड कैप स्टॉक है ना, ये कम पैसे में ज़्यादा आपको दे सकता है। आप अशोक लेलैंड का अगर आप चार्ट देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये आप देखोगे ये स्टॉक धीरे धीरे बढ़ता है और अचानक से जंप करता है, फिर धीरे धीरे खाता रहता है और अचानक से बढ़ता है, और आप इसमें अच्छे से ट्रेडिंग कर सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक है स्मॉल कैप। स्मॉल कैप स्टॉक जो होते हैं वो 5,000 करोड़ से कम की कैपिटलाइजेशन वाले होते हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन का थोड़ा सा कम होता है, और ये थोड़े से रिस्की होते हैं। आप इनको अगर समझना चाहो तो आप स्क्वायरल या आप गिलहरी जानते होंगे, तो जो गिलहरी होती है वो अगर आप पकड़ने जाओ तो वो किस दिशा में भाग जाएगी आपको समझ में नहीं आता, तो ये इतनी फास्ट होती है। तो ये जो स्मॉल कैप कंपनियां होती हैं ये इसी तरह से कुछ रिएक्ट करती हैं। जैसे आप आरती ड्रग्स ले लो, स्पाइसजेट ले लो, वीआईपी इंडस्ट्री ले लो, आईएक्स ले लो, इंडियन एक्सचेंज एनर्जी एक्सचेंज ले लो। ये स्टॉक्स ऐसे हैं कि ये जब भागेंगे तो बहुत तेज़ी से भागते रहेंगे। आप देखते रहोगे कि 2-4 दिन में ही इन्होंने 20 या 30% भी तोड़ रखा हुआ है। लेकिन ऐसा भी होता है कि ये अचानक से ऊपर जाते जाते अचानक से ये नीचे आने लग जाएंगे, क्योंकि इन्हें प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता कि ये क्या करेंगे। लेकिन हाँ, आपको चार्ट पैटर्न आता है, आपको फंडामेंटल एनालिसिस आता है और बहुत सारी चीज़ें आप टेक्निकल एनालिसिस में सीख चुके हो, तो आप इन्हें पकड़ना समझ सकते हो। आप इनमें जो गेन शॉर्ट गेन जो आता है वो आप इसमें रिसीव कर सकते हो। तो अगर इस लिस्ट में आप इन्वेस्ट करते हो तो मैं बोलूँगा आपको 20% यहाँ पे आपको रिस्क ले सकते हो स्मॉल कैप में। आप अपने पोर्टफोलियो में 20% कम से कम स्मॉल कैप को रखो और बिल्ड करो। नेक्स्ट जो स्टॉक की लिस्ट है वो है ग्रोथ स्टॉक। ग्रोथ स्टॉक एक जो नौजवान युवक होते हैं ना, उनकी तरह होते हैं। इनमें बहुत पोटेंशियल होता है, बहुत पावर होता है, लेकिन ये कब रूठ जाएंगे, कब बैठ जाएंगे रूठ के, आपको समझ में नहीं आएगा। इनका मूड स्विंग होता रहता है। यानी हैं ये दिग्गज, पावरफुल हैं, इनमें बहुत पोटेंशियल है, ये कितना भी कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन पता नहीं कब इनका मूड ख़राब हो जाए, कब इनका दिमाग ख़राब हो जाए, वो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो ये एग्जैक्टली टीनेजर के जैसे होते हैं। जैसे डीमार्ट है, डीमार्ट है जब भागेगा तो बहुत तेज़ भागेगा, फिर अचानक से उसका मूड नहीं है तो नहीं है, वो मूव ही नहीं करेगा, चाहे मार्केट में कितनी भी खलबली मची हो, बहुत पोटेंशियल हो, मार्केट अपनी दिशा में ऊपर जा रहा है लेकिन डीमार्ट शांत बैठा रहेगा। मार्केट अपनी दिशा में नीचे जा रहा है, डीमार्ट शांत बैठा रहेगा। मार्केट की दिशा में मूड किया तो और तेज़ी से भाग जाएगा। तो इस तरह से ये रिएक्ट करते हैं एक नौजवान की तरह से। तो डीमार्ट, पेज इंडस्ट्री, ये सब जो स्टॉक हैं ये ग्रोथ स्टॉक हैं। ये भी आपके 5 से 10%, 5 या 6% आपको ग्रोथ स्टॉक रखने चाहिए। वैल्यू स्टॉक, दोस्तों मैं इस स्टॉक को ज़्यादा अहमियत देना चाहूँगा। वैल्यू स्टॉक एक तरह से हमारे घर में जो बुजुर्ग होते हैं, जो बूढ़े होते हैं, उनकी तरह होते हैं। इनकी जो वैल्यू होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू, वो असल में उनकी प्राइस में रिफ्लेक्ट नहीं होती। ये इतने सस्ते होते हैं बट इनकी वैल्यू होनी चाहिए ज़्यादा। यानी जैसे बुजुर्ग होते हैं ना, वो हमें कई बार कई इंपॉर्टेंट लेसन्स दे रहे होते हैं, वो हमें कई चीज़ें एडवाइस दे रहे होते हैं, कई चीज़ें बता रहे होते हैं, और हमें लगता है क्या बुढ़ा क्या बोल रहा है, क्या बुढ़िया क्या बोल रही है, बट असल में उनकी जो वही बातें हम मुसीबत में अगर याद करें तो हमें याद आता है कि वो बहुत काम की बात बता गए। तो इसी तरह से जो ये वैल्यू स्टॉक होते हैं ना, इनकी जो प्राइस है वो बहुत कम चल रही होती है। हमें ऐसा लग रहा होता है कि इसकी प्राइस इतनी कम क्यों है, बट ये जब भागेंगे ना, जब ये भागते हैं, जब ये आपको गेन देने लगेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है। तो एनटीपीसी, कोल इंडिया, ये जो है ये वैल्यू स्टॉक है। ये देखने में भले ही अभी आपको अंडर प्राइस लग रहे होंगे, बट ये जिस दिन रन करेंगे ना, आपको समझ में आ जाएगा कि ये इनकी असल वैल्यू क्या है। तो अगर आपको रखना है तो 10% आप वैल्यू स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। नेक्स्ट है जो हर किसी को रखना ही चाहिए, अगर आपको बुढ़ापे का सहारा चाहिए तो ये स्टॉक्स अपने लिस्ट में होना चाहिए, और वो है डिविडेंड स्टॉक। जो डिविडेंड स्टॉक है ये वो स्टॉक हैं जो डिविडेंड देते हैं, जो अपने शेयर होल्डर को हमेशा खुश रखते हैं। ये बीच बीच में आपको
पैसा जो रहता है वो आपके अकाउंट में आता रहता है। जिनको डिविडेंड नहीं पता, आपकी जो शेयर वैल्यू है उससे अलग आपको पैसा आपके अकाउंट में मिलता है। जब कंपनियों को कुछ प्रॉफिट होता है तो वो अपने शेयर होल्डर को उसी को बांट देते हैं, उसे हम डिविडेंड कहते हैं। और ये जो डिविडेंड देने वाले स्टॉक हैं, एक तरह से आप सोने के अंडे देने वाली मुर्गी से कंपेयर कर सकते हो। जैसे सोने की मुर्गी, हमारे लिए कहावत है कि सोने की मुर्गी रोज़ एक एक अंडा दे तो आप अमीर हो जाओगे। तो इसी तरह से ये ऐसा होता है कि आपको अगर बुढ़ापे के लिए या आपके फ्यूचर के लिए प्लान करना है तो आप कम से कम 10 से 15% डिविडेंड वाले स्टॉक रख लें। ये स्टॉक क्या करेंगे, आपके स्टॉक्स की वैल्यू, आपका जो पोर्टफोलियो की वैल्यू तो बढ़ाता ही रहेगा, साथ में आपको खर्चे पानी के लिए भी ये पैसा देता रहेगा। इस लिस्ट में आता है आईटीसी, हिंदुस्तान लीवर और हिंदुस्तान जिंक। और भी बहुत सारे स्टॉक हैं जो डिविडेंड अच्छा खासा आपको क्वार्टरली, मंथली या ईयरली, बाय ईयरली ऐसे कभी भी देते रहते हैं, और अच्छा खासा आप इससे अपना घर भी चला सकते हो अगर आपका इन्वेस्टमेंट अच्छी क्वांटिटी में है तो। नेक्स्ट स्टॉक पे हम आते हैं डिफेंसिव स्टॉक। दोस्तों डिफेंसिव स्टॉक्स जो होते हैं ये ऐसे स्टॉक होते हैं जो इकोनॉमी के दिशा में वर्क नहीं करते। मैं यूँ कहूँ तो ये इकोनॉमी की दिशा में वर्क नहीं करते। क्या मतलब ये होगा कि अगर इकोनॉमी थोड़ी सी ख़राब चल रही है तो भी ये जो प्रोडक्ट हैं इन पे इतना इफेक्ट नहीं होता। ये बहुत बड़े स्टॉक हैं, ऐसी बात नहीं है, बट ये ऐसे स्टॉक होते हैं कि जिनका जो इन्वेस्टमेंट है या जिनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऐसे होते हैं ना कि डे टू डे लाइफ में आपको लगना ही लगना है। तो इस वजह से क्या होता है, आप इन पे खर्च करते ही रहते हो और इनका जो पोर्टफोलियो या बैलेंस है, बैंक बैलेंस है या जो बिज़नेस है वो रन करता रहता है। तो मार्केट डाउन जाए अप जाए, इनके बिज़नेस में उतना इफेक्ट नहीं होता है। तो ये जो स्टॉक हैं इन्हें हम इसलिए डिफेंसिव कहते हैं कि ये इकोनॉमी में जो खलबली मचती है उनसे इनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। ये एफएमसीजी स्टॉक्स होते हैं, जैसे नेस्ले इंडिया, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी। नेस्ले इंडिया के बहुत सारे प्रोडक्ट आप लोग यूज़ करते होंगे। इवन आप मैगी वगैरह का नाम आपने सुना ही होगा, जो टोमेटो केचप अगर आप खाते हैं, ये सब का नाम आपने सुना ही होगा। अगर आपने वो नहीं सुना होगा तो आपके बच्चे के लिए आपने किटकैट तो लिया ही होगा, मिल्की बार लिया होगा, मंच लिया होगा। तो ये सारे जो प्रोडक्ट हैं ये नेस्ले के हैं। अब रिसेशन आए, मंदी आए, बीजेपी जीते, कांग्रेस जीते, आपको क्या किटकैट नहीं खाना है? आपके बच्चे ने जिद कर दिया तो आपको किटकैट लाना है, उसको मंच चाहिए तो मंच चाहिए, मिल्की बार चाहिए तो मिल्की बार चाहिए। तो ये प्रोडक्ट को कभी फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जीती या हारी, इनको फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कोविड है या क्या है, आपको खाना खाना है तो आपको खाना खाना है। सेम डॉक्टर रेड्डी है। डॉक्टर रेड्डी जो है वो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि जब बीमार पड़ोगे तो उसका कोई रिसेशन से कोई लेना देना नहीं, आप कभी भी बीमार पड़ सकते हो। तो आपको कभी भी इन सब शेयर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये रेगुलर जो स्टॉक होते हैं ये आप हमेशा 5% तो डिफेंसिव स्टॉक रखो, ये आपको हमेशा पैसा देते रहेंगे। मान लो ये शेयर है ना, ऐसे हैं जो धीरे 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 चलते रहेंगे, ये चलते रहना चाहिए, ऐसे स्टॉक है। नेक्स्ट जो लिस्ट आती है वो है साइक्लिकल स्टॉक। ये स्टॉक थोड़ा सा कम ही रखा करो क्योंकि ये मार्केट के हिसाब से, ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपके लिए अच्छे स्टॉक है। ये रोलर कोस्टर की तरह होते हैं, यानी मार्केट ऊपर है तो ये ऊपर जाएंगे, मार्केट नीचे है तो ये नीचे जाएंगे। अब ये स्टॉक ऐसे क्यों रिएक्ट करते हैं? क्योंकि मान लो रिसेशन है तो लोग सबसे पहले क्या करेंगे, कार कम खरीदेंगे, लोन कम लेंगे, घर कम लेंगे। जो एक्स्ट्रा इनकम है वो जब आएगी तभी ये सारी चीज़ें की जाती हैं। तो ये जो स्टॉक हैं वो कार, मोटर्स वगैरह, ये सब के जो स्टॉक है ना, ये साइक्लिकल स्टॉक होते हैं। जब आपके पास एक्स्ट्रा पैसा होगा तभी तो आप खर्च करोगे। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप ये सब चीज़ें कम खरीदोगे, और ये सब कम खरीदोगे तो ये सब स्टॉक जल्दी बढ़ेंगे नहीं। तो इसलिए जब मार्केट अच्छा चल रहा है तो ये साइक्लिकल स्टॉक जो है, मारुति हो गई, टाटा मोटर्स हो गई, डीएलएफ हो गए, यानी रियल एस्टेट से रिलेटेड जो है, ये स्टॉक तब भागेंगे जब मार्केट ऊपर रहेगा, वरना ये स्टॉक नीचे जाएंगे। तो ये साइक्लिकल स्टॉक आप कम रखो या स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज़ करो, यानी जब आपको लगे कि मार्केट अच्छा है तब इसमें इन्वेस्ट करो, जब आपको लगे कि मार्केट डाउन जाने वाला है आप इनसे थोड़ा सा दूर रहें। नेक्स्ट आता है जो है पेनी स्टॉक। ये बहुत सारे लोगों का फेवरेट स्टॉक होता है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो लॉटरी खेलने में, या उन्होंने स्टॉक मार्केट को ही लॉटरी बना रखा है, जुआ बना रखा है। तो ये उनके लिए स्टॉक्स होते हैं। इन स्टॉक में कोई पोटेंशियल उतना होता नहीं है, बट ये भाग सकते हैं। और अगर आपने इसमें से भी कोई अच्छा स्टॉक निकाल लिया है तो ये रिस्की तो है, बहुत रिस्क है, बट इनमें पोटेंशियल इतना ज़्यादा है कि ये ऐसा भी कर सकते हैं कि आपको 2 या 3 महीने में ही आपके पैसे को डबल कर दे। तो पेनी स्टॉक में ये एक ख़ास बात भी होती है, लेकिन ये स्टॉक काफ़ी चीप होते हैं, यानी 10, 20, 5
रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, इतने में आपको ये मिल जाएंगे। जैसे लॉटरी की टिकट होती है, 5, 10, 50 रुपये में आप लॉटरी की टिकट लेते हो और 7 करोड़, 8 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ कितने भी आप जीत सकते हो। लेकिन आपको पता है कि उसके चांसेस बहुत कम होते हैं और आपने जो पैसा खर्च किया हुआ है वो जा भी सकता है, ये आपको पूरी तरह से कंफर्म होता है। तो ये जो पेनी स्टॉक है एक तरह से लॉटरी की तरह होते हैं। आपने लिया, वेल एंड गुड, अगर ये परफॉर्म कर गया तो ठीक है, अगर नहीं किया तो फिर गया आपका पैसा। तो इसमें ज़्यादा कभी भी इन्वेस्ट मत करना। इसमें आपका जो पोर्टफोलियो का 4 से 5% मैक्स टू मैक्स डालो, उससे ज़्यादा कभी भी पेनी स्टॉक में मत डालो। और हो सके तो जो आपके प्रॉफिट के पैसे हैं उससे ही रिस्क लो, यानी थोड़ा सा अगर आपको ट्रेडिंग करके प्रॉफिट हुआ है तो आप पेनी स्टॉक में डालकर वो रिस्क ले सकते हो, वो भी आपको जब मार्केट को रीड करना आ जाए तब। नेक्स्ट हम चलते हैं ESG स्टॉक। ये एक तरह से मैं कहूँ तो एवेंजर्स की तरह होते हैं या सुपर हीरो की तरह होते हैं। इन कंपनियों का जो प्रायोरिटी होती है वो होती है इन्वायरमेंट की तरफ, सोशल की तरफ और गवर्नेंस फैक्टर्स की तरफ, यानी ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये जो कंपनियां होती हैं ये हमेशा इकोनॉमी को देखते हैं, हमारी गवर्नमेंट कैसे वर्क कर रही है, हमारे सोशली कैसे चीज़ें चल रही हैं, इन्वायरमेंट कैसे हेल्दी रहे, उन सब पे ये इन्वेस्ट करते हैं। यानी टाटा पावर हो गई, ये ग्रीन एनर्जी की तरफ ध्यान देगी, या स्कूल कॉलेजेस वगैरह कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ डोनेशन वगैरह देना है, तो ऐसी ये कंपनियां होती हैं। ये मतलब ये इनका ध्यान है ना अब हमारे एक्चुअल अर्थ के ऊपर रहता है, यानी हमारी जो धरती कैसे अच्छे से चले, इनका जो मोटिव होता है ना उस पे होता है। थोड़ा सा मैं कहूँगा तो टाटा पावर हो गया, महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया, ये सब उस तरह से हैं। तो ये प्लानेट को सेव करने के लिए एक तरह से काम कर रहे होते कि हमारी जो इकोनॉमी तो बढ़ती रहे बट साथ में हम इकोनॉमी फ्रेंडली या इको फ्रेंडली जिन्हें हम कहते हैं वो भी वर्क चलता रहे। तो इस तरह से हमने आज 11 स्टॉक्स के टाइप्स को समझा, जाना और ये सब सीख कर हम इन्वेस्ट आगे करने के लिए रेडी होते हैं। धन्यवाद।